हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम हियर और स्वागत करता हूं आपका गुप्तास क्लासेस में। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाला था, हो सकता है वो कुछ लोगों को पसंद आया हो, कुछ को नहीं भी आया हो, बट कोई नहीं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप देखिए। और वो वीडियो आपका टोटली रेलेवेंट है, आपका लाइक टोटली रेलेवेंट है आपका EMRS के सिलेबस के हिसाब से। और आज की डेट में हम आज टुडे ऑनवर्ड्स और अप टू या फिर टिल इवनिंग तक हम ये पूरा FM वाला पार्ट कर देंगे कवर, जो भी EMRS में सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आज कवर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगर आज ये कवर हो जाता है तो नेक्स्ट डे का हमारा क्या टारगेट रहेगा। नेक्स्ट डे का ये टारगेट रहेगा लाइक जितने भी क्वेश्चन FM से रिलेटेड, चाहे वो KVS में, चाहे वो DSSS में, है ना, या फिर उसके अलावा स्टेट में या एनी अदर एग्ज़ाम। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उनको मतलब लाइक उनके बारे में हम आपस में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट कर दीजिए करे, है ना। और चाहे कुछ मतलब लाइक क्रिटिसिज्म ही क्यों ना सही, मतलब आलोचना ही क्यों ना सही, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत है या मतलब लाइक आपको बुराई भी करनी है तो आप कमेंट कीजिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा जितने भी लोग देखते हैं वीडियोस, है ना, प्लीज़ कमेंट लाइक ज़रूर किया करिए अगर अच्छी लग रही है। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छी हैं तो आप शेयर कर सकते हैं अपने यार मित्रों दोस्तों के साथ। ठीक है, ये बात हमने कर ली। एक बार आपको फिर से सिलेबस दिखा देता हूँ मैं। देखिए, सिलेबस है आपका ये रहा। तो सिलेबस में आज हम ये वाला पार्ट पूरा कवर कर लेंगे। ये वाला ये है ना, ये पूरा कवर कर देंगे हम, जो मैंने येलो कर दिया है पूरा, है ना। ठीक है, तो अभी तो हमने स्टार्ट ही किया और फिर मैं बेसिक से इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि बेसिक से थोड़ी और डीप नॉलेज बढ़ती है लाइक, है ना। क्योंकि आप देखते हो आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या होता है कि आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप उसमें से ऑप्शन को क्या कर पाते हैं, एलिमिनेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। तो आज हम इस चीज़ को कवर कर लेंगे। और एक मिनट और दिखाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे फाइनेंशियल मार्केट वाला टॉपिक, ये पूरा। ठीक है, ये टॉपिक भी लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रिसोर्सेज थोड़े कम है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि लाइक PPT बनाने में बहुत टाइम लगता है। पहले मैं PPT बनाया करता था और फिर एक एक दो दो दिन जस्ट लाइक PPT बनाने में ही चले जाते थे चीज़ों को, मतलब इधर से उठाओ उधर से उठाओ, चीज़ें उस हिसाब से थी। तो मैंने अब इस तरीके की PDF बना के जल्दी से जल्दी कराने का फ़ैसला लिया है। आप बताइए आपको कैसा लग रही हैं चीज़ें। ठीक है, और PPT वगैरह में चीज़ें बहुत टाइम ज़्यादा वेस्ट होता था, तो मैंने इन सब चीज़ों को सब लाइक क्रॉप कर के और ये सब चीज़ें PDF वगैरह बना के मैंने स्टार्ट की है। ठीक है, और उसके बाद अब तक लगभग जी वाला वीडियो भी पूरा बनने आया है, जी मैडम लेंगी, है ना। ठीक है, तो ये मैडम का पोर्शन है, ये करा देंगी। ठीक है, हम अपना काम करते हैं। अपना काम क्या है, अपना काम है आगे का देखना। ठीक है, चलें। तो कल हमने
यहाँ तक कर लिया था, पूरा रिलेशनशिप पढ़ ली थी कि भाई एफएम का रिलेशन बाकी के सब्जेक्ट, बाकी के डिसिप्लिन्स के साथ क्या क्या है। अब थ्योरी पे नज़र मारते हैं, इससे क्वेश्चन मतलब लाइक कभी कभी क्वेश्चन इससे बन जाता है थ्योरी से। ठीक है, हमारे नज़र चलिए। ट्रेडिशनल फाइनेंस वाज द Traditionally, finance was only limited to procurement of funds for the organization. पहले क्या होता था, लाइक हम जब पहले की चीज़ों से कंपेयर करें और अब की चीज़ों में कंपेयर करेंगे, तो पहले के टाइम पे ये होता था कि फाइनेंस का मतलब सिर्फ ये होता था कि हमने क्या करना है, हमें फंड्स का प्रोक्योरमेंट करना है। प्रोक्योरमेंट इन द सेंस कि हमें फंड्स को कहीं ना कहीं से बोरो करना है। फंड्स को इन द सेंस फंड्स को हमने लेके आना है। क्यों लेके आना है? ताकि हम अपना बिजनेस स्मूथली रन कर सकें, बिजनेस को हम रन कर सकें। और रन करने का मतलब मैंने बता दिया था, चाहे वो एग्जिस्टेंस हो, चाहे वो मतलब लाइक बरकरार रखना हो, और या फिर उसको ग्रोथ के सेंस में करना हो। हमें हर चीज़ में क्या चाहिए, हमें हर चीज़ में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पहले सिर्फ और सिर्फ इतना था कि पैसा कैसे लेके आओगे अगर आपको धंधा करना है तो। ठीक है, ओके, चलिए। द फंड्स वर नीडेड टू फाइनेंस द एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन। फंड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती थी? एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन मैंने बता दिया था आपको कल। एक्सपेंशन का मतलब ये है जस्ट लाइक कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हम साल के सपोज करो 10,000 किसी चीज़ के यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, अब हमने डिसाइड किया है कि हम और अपनी मतलब एक्सपेंशन करना चाहते हैं। लेट सपोज 12,000 या 15,000 यूनिट्स बनाना चाहते हैं। तो हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा एक्सपेंशन करना पड़ेगा, हमें नई मशीनरी वगैरह लेनी पड़ेंगी, हो सकता है हमें नई यूनिट एस्टेब्लिश करनी पड़े। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या आएंगी, ये एक्सपेंशन के अंदर आएंगी। ठीक है, मतलब अपने काम को बढ़ाना। सेम दायरे में अगर हम अपने काम को बढ़ा रहे हैं, लाइक सेम चीज़ों में अपने काम को बढ़ा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन। बट डाइवर्सिफिकेशन में क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन के दायरे में भी हम डाइवर्सिफिकेशन में भी अपने काम को तो बढ़ा रहे हैं, बट हम किसी डिफरेंट जोन में बढ़ा रहे हैं, किसी डिफरेंट डोमेन में बढ़ा रहे हैं। लाइक कि हम पहले हम काम करते थे सिर्फ और सिर्फ, जैसे सपोज करो यहाँ पे हम शूज़ बनाते थे, तो साल के 10,000 यूनिट बनाते थे शूज़ के। ठीक है, अब हम बनाने लग गए 12,000 15,000 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सपेंशन। बट वहीं हम अगर बात करें कि डाइवर्सिफिकेशन कैसा होगा, डाइवर्सिफिकेशन ऐसे होगा, लेट सपोज के पहले हम शूज़ बना रहे थे और अब हम क्या करेंगे, हम बेल्ट्स और पर्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें काय में आ जाएंगी, ये डाइवर्सिफिकेशन में आ जाएंगी। लाइक कि हमने अपना जूता प्रोडक्ट लाइन उसको हमने बढ़ाया, हमारे जितने प्रोडक्ट थे उसमें से हमने 2 प्रोडक्ट को और बढ़ा दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। ध्यान से धीरे धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लेक्चर बाद ये फाइनेंस कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आप क्वेश्चन लगा के देखेंगे तो मैं ये कहता हूँ आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को अगर मैं पीपीटी पे लगा के, डिजिटल बोर्ड पे लगा के, ठीक है, आपसे 2-4-5 हज़ार रुपये लेके पढ़ाऊँगा, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है, बट हैं ये सभी चीज़ें वही। यकीन मानिए सब चीज़ें वही हैं। ठीक है ना? चलिए, और इससे भी बेकार बेकार चीज़ें बढ़ा रहे हैं लोग, 5-5 3-3 4-4 5-5 हज़ार लेके। चलो खैर, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है ना? चलें। एज दीज एक्टिविटीज़ वर रेयर एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। अब इसमें क्या है कि ये एक्टिविटीज़ क्या है, रेयर है, और इसमें क्या है, बहुत अमाउंट में फंड्स चाहिए होता था। तो क्या है, हमारा जो एम्फेसिस होता था, मतलब लाइक कि हम जो ज़्यादा जोड़ देते थे वो देते थे ये लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज पे। ठीक है, एज अ रिजल्ट ओनली लॉन्ग टर्म फाइनेंस वाज कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट। और उस टाइम पे क्या समझा जाता था कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फाइनेंस फंक्शन जो जनरली concerned with the issues regarding procurement of fund, administration of covenants imposed by supplier of funds। कहने का मतलब ये है कि लाइक
उस टाइम पे जब जो फाइनेंशियल मैनेजर का जो फंक्शन होता था वो क्या होता था, उसके इश्यूज को सॉर्ट आउट करना है, कौन कौन से प्रोक्योरमेंट के रिगार्डिंग, फंड्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, फंड्स को मैनेज करना है, और किस चीज़ का करना है, उस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन करना है कि जो सप्लायर ने, सप्लाई इन द सेंस जिस भी इंसान ने हमको फंड्स दी हैं तो उसकी कुछ ना कुछ शर्तें होंगी, ठीक है, लाइक कुछ भी ना कुछ उसकी शर्तें होंगी, तो उन शर्तों को भी हमें क्या करना है, उन शर्तों को भी हमें पूरा करना है, लाइक, है ना, उन चीज़ों को भी हमें पूरा करना है। तो ये सब चीज़ें कौन करता था, फाइनेंस मैनेजर करता था, है ना, ठीक है, ओके। Thus, finance function was mainly an outsider looking। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे क्या था, फाइनेंस फंक्शन क्या था, एक आउटसाइडर लुकिंग था। आउटसाइडर लुकिंग ये इस वजह से था कि जस्ट बिकॉज हमें सारे जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोक्योरमेंट के रिगार्डिंग ज़्यादा करने पड़ते थे, है ना, और प्रोक्योरमेंट जब हम करेंगे तो चाहे हम डेट से पैसा उठाएं, चाहे इक्विटी से पैसा उठाएं, है ना, हमको क्या करना पड़ेगा, लाइक एक बाहरी तौर से दुनिया से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला देते हैं मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में क्या चेंजेस आए उसको देख लेते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ फाइनेंस कंसीडर्ड फाइनेंस एज ए सेपरेट डिसिप्लिन एंड हैव अ वाइडर पर्सपेक्टिव। अब मॉडर्न जब चीज़ें मॉडर्न होने लग गई तो मैंने जैसे आपको बताया था कि फर्स्टली फाइनेंस वाज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली। उस टाइम पे क्या था, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट था, बट अब धीरे धीरे जब चीज़ें मॉडर्न होने लग गई तो फाइनेंस को एक अलग सब्जेक्ट मान लिया गया। तो यही बात इसमें कही गई है कि हमने फाइनेंस को एक अलग सब्जेक्ट माना और उसका जो पर्सपेक्टिव था, पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि उसका जो स्कोप था वो बहुत बढ़ गया, वाइडर हो गया। It is not limited to procurement but increase its limits to cover efficient allocation and effective administration of fund। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोक्योरमेंट काम नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ बाजार से पैसा उठाने का काम नहीं रह गया, उसके अलावा हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे हमने एलोकेशन करना स्टार्ट कर दिया। एलोकेशन इन द सेंस कि किस काम में कितना पैसा लगेगा, लाइक कि हमने अगर कोई मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैन्युफैक्चर में हम कितना पैसा लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर उसकी पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना पैसा लगाएंगे। तो मतलब लाइक कि हर एक काम के हिसाब से पैसे को बांट देना, दैट इज़ कॉल्ड एलोकेशन ऑफ फंड, है ना। और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक द सेम वी हैव डिस्कस्ड इन द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ फाइनेंस। जैसा हमने ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ फाइनेंस में पढ़ा वैसे ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करना है पड़ता है। इन मॉडर्न डेज फाइनेंस मैनेजमेंट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। अगर हम आज की बात करें, अब की बात करें, प्रेजेंट चीज़ों की बात करें तो फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, किसका, ओवरऑल मैनेजमेंट का, ठीक है, ओके। चलिए अब पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेट अस ऑब्जर्व द फॉलोइंग डेफिनेशंस। इन चीज़ों को देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव इट ऑब्जेक्टिव। भाई मैनेजमेंट का काम ही ये है कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ठीक है। आप कोई से भी मैनेजमेंट को देखोगे उनके सब में मैनेजमेंट में क्या है, अब आप किसी चीज़ को मैनेज कर रहे हो तो आपके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना, कुछ ना कुछ आपके गोल्स होंगे, मिशन होंगे, और उनको पूरा करना, चाहे वो किसी भी मैनेजमेंट का पार्ट हो, भले वो कॉस्ट मैनेजमेंट में चले जाओ, पर्सनल मैनेजमेंट चले जाओ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में चले जाओ, उनके कुछ ना कुछ अपने निर्धारित ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उनको पूरा करना ही उनका उद्देश्य होता है, ठीक है। फाइनेंस मैनेजमेंट इज that area of general management which is concerned with the timely procurement of adequate finance from various sources and its most effective utilization for the attainment of organization objective। तो दूसरे में भी वही वाली बात कह रहा है कि ये जनरल मैनेजमेंट का एक ऐसा एरिया है, ठीक है, जो किससे डील करता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड से, पैसा कैसे लाना है, ठीक है, और पैसा किन सोर्सेज से लाना है ये भी इम्पॉर्टेंट है ना, किन सोर्सेज से लाना है। हम सोर्सेज पे अभी जस्ट 2 मिनट बाद ही बात करने वाले हैं, ठीक है, तो किन सोर्सेज से पैसा उठाना है, ठीक है। दूसरा, अब उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे,
यूटिलाइजेशन इस तरीके से होना चाहिए कि हमारे जो एंड रिजल्ट हैं, हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, ठीक है। अगला है कि ये ऐसा एरिया है फाइनेंस का जो प्राइमरीली जो डील करता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में किसी ऑर्गेनाइजेशन में। सीधी सीधी बात है, डिसीजन मेकिंग तो करनी ही पड़ती है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग करना तो ज़रूरी है, लाइक इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट। लाइक मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग करनी है। तो अब जब हम फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी डिफाइंड एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम सिंपल मैनेजमेंट में जब पढ़ते हैं, लाइक हम जब बिजनेस मैनेजमेंट में चीज़ें देखते हैं तो मैनेजमेंट क्या था, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो अब जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो यही चीज़ें उसमें भी एप्लीकेबल होंगी ना, लाइक दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं फाइनेंस का, तो ये सारे फंक्शंस आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, financial management is concerned with optimal procurement and effective utilization of funds in the manner that this cost and control consideration are properly balanced in a given situation। अगला क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है कि हमने जो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो किससे कंसर्न करता है, मतलब किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है हमें क्या करना है, हमें ऑप्टिमल ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट करना है। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट इन द सेंस कि लाइक सपोज करो कि हमें ज़रूरत है प्रोक्योर करना है हमें 1 CR, तो जब हमारा काम 1 CR में ही है होना है तो हमारा काम फिर लाइक 50 lakhs में नहीं चल सकता, 80 lakhs में नहीं चल सकता, है ना। हमें उतना ही करना है, मतलब लाइक कि जिससे हमारी सारी चीज़ें एक बार में मैनेज हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि एडिक्वेट फंड्स होने चाहिए। अगर कम होंगे तो भी दिक्कत है, ज़्यादा होंगे तो भी दिक्कत है। तो इस तरीके से ये बोल लिया है। ठीक है, इसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है एन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, और उस फंड का बहुत ही अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है ताकि रिस्क, कॉस्ट और कंट्रोल कंसिडरेशन को प्रॉपर्ली बैलेंस कर सकें। अब रिस्क क्या है, कॉस्ट क्या है ना। अब सपोज करिए, मैं इसको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, कि हमने एक बिजनेस खोला, ठीक है, लेट सपोज हमने शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली, कंपनी। ठीक है, अब हमने शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली तो हमने क्या किया कि हमारे पास पैसा नहीं था। हमारे पास लेट सपोज ओनली एज अ ओनर हमारे पास था, इक्विटी था हमारे पास 20 लाख रुपए का। ठीक है, तो 20 लाख का इक्विटी था। हमने कहा कि इक्विटी से लाइक हम क्या करेंगे, हम लोगों को भी ओनरशिप देंगे और अपने शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इशू करेंगे इन द मार्केट में। तो हमने कहा कि लाइक इक्विटी को एक्स्ट्रा किया हमने, है ना। इक्विटी एक्स्ट्रा इन द सेंस कि ये तो हमारा ओनर्स फंड हो गया। ओनर्स फंड मतलब लाइक कि हम ये कह सकते हैं लाइक कि जो हमने लगाया ओन कैपिटल। ठीक है, और ये हो गया लाइक हमने, या फिर जो कह लो कि हमने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, प्रेफरेंस वालों से हमने पैसा उठा लिया। ठीक है, जो हमने उठा ली मान लो 30 लाख रुपए। ठीक है, तो अब ठीक है, अब इसके बाद अभी भी स्टिल हम पे 50 लाख रुपए की कमी है। अब 50 लाख हमने सोचा कि बैंक से लोन ले लें। ठीक है, एक ये काम हो सकता था। दूसरा हमने सोचा कि लाइक कि हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से ले लें, वो भी हो सकता था। हमने तीसरा सोचा कि लाइक चलिए डिवेंचर इशू कर देते हैं 50 लाख। तो अब यहाँ पे देखा जाएगा कि भाई अब जी हमने इक्विटी लगाई 20 लाख रुपए, भाई जो भी इंसान पैसा लगा रहा है उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, है ना। तो अब इसको जो मतलब लाइक अब इक्विटी होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको रिटर्न में क्या मिलेगी, उनको रिटर्न में मिलेगी डिविडेंड, है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा,
उनको भी डिविडेंड मिलेगा। और तो ये होगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को थोड़ा पहले मिल जाएगा, है ना, डिविडेंड मिलेगा। और यहाँ पे हम तीसरा जो बोल रहे हैं, अब डिवेंचर होल्डर्स को क्या चाहिए, डिवेंचर होल्डर्स को जो चाहिए वो चाहिए आपका इंटरेस्ट, टाइमली इंटरेस्ट पे करनी होगी हमें, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, जो कंपनी को जो देने वाली चीज़ें ये कंपनी के लिए बनती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कि कैपिटल को इस्तेमाल करने के लिए, कैपिटल क्या, एक तरीके से कैपिटल ही तो हुई, ये इक्विटी, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये डिवेंचर होल्डर, ये क्या है, इन्हीं के तो पैसा हम यूज़ करने, इन्हीं की तो कैपिटल है जी, ये बिलोंग करती है उनको। बट इसकी जो, इसके लिए इस कैपिटल को यूज़ करने के लिए कंपनी को कुछ ना कुछ कॉस्ट, कंपनी को कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। और वो जो कॉस्ट बियर करेंगे वो क्या है, वो किस किस के रूप में है, वो डिविडेंड के रूप में है, इंटरेस्ट के रूप में है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वहाँ पे यही बात कर रहा है वो, ठीक, हमको कैसे मैनेज करनी है चीज़ें कि रिस्क भी मेंटेन रहे, कॉस्ट भी मेंटेन रहे और कंट्रोल भी मेंटेन रहे। अब रिस्क से इन द सेंस यहाँ पे क्या है, रिस्क से यहाँ पे बहुत सारी फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व रहती हैं। आगे अगर देख लेंगे आपके सिलेबस में वो सब चीज़ें होंगी, तो फाइनेंशियल रिस्क को भी मैं बहुत डिटेल में समझा दूँगा किस किस तरीके की फाइनेंशियल रिस्क में क्या क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट, अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे कंट्रोल। अब कंट्रोल भी ज़रूरी है। व्हाट इज़ कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब ये है कि आपका जो कंट्रोल है, भाई आपने ये बिजनेस यूनिट आपने खोला है, तो आप क्या कहोगे कि इसका मालिक आप ही बनते रहोगे, है ना, आप चाहोगे ना कि आप ही इसके ओनर रहो, आप ही इसके लेट सपोज चेयरमैन रहो या एमडी रहो, ठीक है, जो टॉप मोस्ट लोग होते हैं लाइक संस्था के, आप यही चाहोगे ना, ठीक है। तो अब ये चाहोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हाथों में क्या रखनी पड़ेगी, इसकी ओनरशिप रखनी पड़ेगी। और हाथों में ओनरशिप तभी तक रह सकती है जब आपका पैसा है ना। शेयर होल्डर्स क्या है, ओनर्स हैं। लेट सपोज कि अब यहाँ पे देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो 50 लाख है, 50 लाख के शेयर होल्डर्स हैं और 50 लाख का ही डेट होल्डर्स है, मतलब 50 लाख अंदर वालों का पैसा लगा हुआ है, वो 50 लाख बाहर वालों का पैसा लगा हुआ है। तो यदि अभी कैसा रेशो चल रहा है इसमें, अभी रेशो जो चल रहा है इस केस में वो चल रहा है 1:1 का, ठीक है। तो अभी हम कह सकते हैं कि दोनों की ओनरशिप बराबर की है ना। तो अभी इस केस में तो क्या होगा कि शेयर होल्डर्स अपने तरीके से बोर्ड ऑफ मेंबर्स को मैनेज कर सकते हैं, बोर्ड मीटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने लोगों को मैनेज कर सकते हैं अभी तक, राइट नाउ इस पोजीशन तक। सपोज करिए कि अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ से ये अपना जो इक्विटी था शेयर होल्डर्स वाला वो पैसा हमने कर लिया कम, नीचे करते हैं चलो। सपोज करिए कि शेयर होल्डर से जो पैसा है वो है आपका 40 लैक्स और डिवेंचर से जो पैसा है वो अब है आपका 60 लैक्स। तो 40 और 60 के रेशो में हम देखेंगे तो ये हो गया 2:3। समझ में आई भाई साहब। और यहाँ पे अब डिवेंचर होल्डर्स का जब शेयर ज़्यादा हो गया है ना, डिवेंचर होल्डर्स का क्या हो गया, शेयर ज़्यादा हो गया। कितना शेयर हो गया अब डिवेंचर होल्डर का, डिवेंचर होल्डर का अगर हम कैलकुलेट करें 100% के हिसाब से तो 3 हो गया है 5 में, ठीक है। तो देखेंगे कितना बन गया 60%, जैसे ये आ रहा था है ना, 60% जो हक हो गया अब डिवेंचर का हो गया। अब डिवेंचर होल्डर क्या करेंगे, वो अपनी तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो आपकी क्या हो गई, आपकी ओनरशिप घट गई अपने ही धंधे में। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करके चलनी पड़ेगी भाई साहब, ठीक है। पैसा इस तरीके से मेंटेन करना है कि तीनों चीज़ें एक बैलेंस वे में रहें। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद द मैनुअल डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी इसमें। डिसीजन मेकिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक एंड रिक्वायर इंफॉर्मेशन एंड क्राइटेरिया। ठीक है, डिसीजन मेकिंग करना है कि फ्यूचरिस्टिक मतलब क्या है, चीज़ों को प्रिडिक्ट करने जैसा है ना। समथिंग लाइक कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि आगे आज हमारे साथ ये सिचुएशन है तो आगे क्या सिचुएशन बन सकती है। पास्ट की परफॉर्मेंस को देख के हम फ्यूचर का एक अनुमान लगा रहे हैं, है ना। इंफॉर्मेशन इज डिड्यूस फ्रॉम अकाउंटिंग, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कल भी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि हम जब भी फाइनेंशियल स्टेट एफएम पढ़ते हैं तो एफएम में जो भी चीज़ें हैं, है ना, हम जो भी चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन या डाटा हम ग्रैब कर रहे हैं, वो कहाँ से ग्रैब कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम इंफॉर्मेशन किससे ग्रैब करें, अकाउंटिंग से। वहीं अगर हम बात करें हम किसकी, क्राइटेरियन डिमांड्स लॉजिक एमेनेट्स फ्रॉम इकोनॉमी, और हम जो लॉजिकों को डिड्यूस कर रहे हैं, लाइक ये थोड़ा बहुत हम जो लॉजिक लगा रहे हैं, लॉजिक इन द सेंस हमने कल जैसे देखा था ना, लाइक कि हमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इकोनॉमिक पॉलिसी देखनी पड़ेगी, टैक्स स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, इन्फ्लेशन देखना पड़ेगा, बूम पे इकोनॉमी या मतलब लाइक डाउन है इकोनॉमी, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। इकोनॉमिक से लॉजिक को डिड्यूस करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से डिड्यूस कर ली, हमने इन्फॉर्मेशन डिड्यूस कर ली अपनी अकाउंटिंग से, लॉजिक हमने डिड्यूस कर ली अपनी इकोनॉमिक से, है ना। तो इस तरीके से एफएम में हम चीज़ों को करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ स्टॉक होल्डर्स क्लेम। अब स्टॉक होल्डर्स क्लेम के जो वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करना ही क्या है, हमारा उद्देश्य। ठीक है, एक्विजिशन मतलब हासिल करना। ठीक है, एंड मैनेजमेंट इन द सेंस फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन द सेंस कि हमने जो पैसे जो फंड रेस किया है, ठीक है, उसको कैसे हम एक्वायर करेंगे, उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ताकि हमारी जो स्टॉक होल्डर्स हैं, स्टॉक होल्डर यहाँ पे सिंपली क्या शेयर होल्डर्स की बात कर रहा है, उनको हम उनकी वैल्यू को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलें, अब तक बहुत सिंपल चीज़ें थी और बहुत इजी चीज़ें थी। अब इसके बाद हम चलने हैं आगे, अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट होंगी, और मैंने सिंपल चीज़ों को या एक बेस बनाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें पढ़ाई। ठीक है, चलें देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ द अफरशोड डेफिनेशन नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये इन्होंने एक कंक्लूजन निकाल के दे दिया कि हम इसको क्या कह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। भाई प्रिंसिपल का यूज़ करना है, क्या में यूज़ करना है, एरियाज ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए। अब प्रिंसिपल क्या थे, प्रिंसिपल लाइक जो मैंने फंक्शन बताए थे, जो मैंने प्रिंसिपल बताई थी, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब चीज़ों को जो फंक्शन को हमको फाइनेंशियल तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज़ करना है, ताकि हम फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग किसके रिगार्डिंग करनी है भाई, इन्वेस्टमेंट कहाँ से पे करें, कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंसिंग को देखते हैं। फाइनेंस मतलब भाई पैसा किस से उठा के लाएं, सोर्स क्या होंगे, जैसे मैंने अभी बताया ना कि सोर्स इस हिसाब से होने चाहिए बिल्कुल बैलेंस्ड, कि आपका कंट्रोल कम ना हो अपने संस्थान पे। ठीक है, रिस्क कम से कम हो उस सोर्सेज में। ठीक है, या बैलेंस्ड रिस्क हो। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और थी, बैलेंस रिस्क और क्या था, और कंट्रोल और कॉस्ट हमें कॉस्ट इफेक्टिव हो। पैसा हम कहाँ से उठाएंगे, जब पैसा उठा के ला रहे हैं तो उनको एलोकेट कहाँ करें भाई, इन्वेस्ट कहाँ पे करें। ठीक है, फिक्स्ड एसेट में करें, करेंट एसेट में करें, वर्किंग कैपिटल में करें, कितना पोर्शन किस में करें, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद डिसीजन लेना है फिर डिविडेंड का। भाई हमें अब जैसे पैसा लेके आए, ठीक है, और शेयर होल्डर से पैसा लिया है तो उनको फिर रिटर्न में उनको कुछ देना भी तो पड़ेगा, और दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है,
और वर्किंग कैपिटल के डिसीजन मेकिंग में भी आपको ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी। तो इस तरीके की आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। ये सब डिसीजन मेकिंग करनी है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि वेल्थ ऑफ कंपनी की क्या करें, हम मैक्सिमाइज करें। ठीक है, जो कि होते हैं आपके शेयर होल्डर्स। ठीक है, दस द फाइनेंशियल मैनेजमेंट आंसर द फॉलोइंग बेसिक क्वेश्चन, इन सब चीज़ों के बारे में आंसर करता है। अब क्या करेंगे हम? वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी है हमें कि कहाँ इन्वेस्ट करें। मान लो आपको किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स में करना चाहिए या आपको कोई नई यूनिट एस्टेब्लिश करनी चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका है। ठीक है, किस चीज़ को आपको मतलब लाइक किससे आपका ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, आप उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, जी ऐसा होगा लाइक कि जितनी आपको कॉस्ट पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ रही है, लाइक मान लो लेट सपोज ये 5% आपने पे बाहर से पैसा उठाया है, तो आप उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे जो 5% से ज़्यादा रिटर्न दे रही होगी आपको। लेट सपोज 7%, 8% वाली चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। अब ये तो नहीं है कि 5% उठा के आप 5% से तो बाहर से उठा के ला रहे हैं पैसा और 3% पे 4% रिटर्न पे, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न पे आप उसको क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी हम आगे देखेंगे, कैपिटल बजटिंग वगैरह में देखेंगे और भी चीज़ों में देखेंगे कि कैसे हम इन सब चीज़ों को लाइक मैनेज करते हैं, या है ना। पैसा कहाँ से उठा के लाएं भाई? फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करनी है, इक्विटी से उठाएं, डेट से उठाएं, लॉन्ग टर्म बोरिंग से उठाएं, शॉर्ट टर्म बोरिंग से उठाएं, किससे उठाएं भाई पैसा, ये भी देखना है। हाउ मच अर्निंग टू बी रिटेन एंड हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब ये है कि आपने लेट सपोज कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। आपने क्या किया, आपने अकाउंटिंग से क्या किया, इन्फॉर्मेशन को क्या कर लिया, ग्रैब कर लिया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ले ली। अब इन्फॉर्मेशन क्या है अकाउंटिंग में, जो सबसे लास्ट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसी से हमने इन्फॉर्मेशन ले ली। इन्फॉर्मेशन क्या थी कि हमको मिल गया प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम क्या और बोल सकते हैं, EBIT। EBIT को क्या कहते हैं, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स। और EBT भी बोल सकते हैं, है ना, EBT, EBAT भी बोल सकते हैं, अर्निंग सॉरी EAT, इसमें से बी गायब हो जाए, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में क्या होगा कि हम टैक्स का अमाउंट भी घटा देंगे और इंटरेस्ट का अमाउंट भी घटा देंगे। तो जैसी जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम चीज़ें ले लेते हैं, वो इस हिसाब से लिखते हैं कि भाई डिनोमिनेटर में आपको क्या रखना है। ठीक है, तो अब सपोज करो कि हमने जब EPS निकालना है, EPS इज अर्निंग पर शेयर, तो EPS के केस में हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, अपना जो EBIT है ना, इसमें से हम क्या करेंगे, हम डिडक्ट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट भी डिडक्ट करेंगे, है ना, तो फिर EBT रह जाएगा, EBT के बाद EAT रह जाएगा, टैक्स का अमाउंट भी डिडक्ट करेंगे, और फिर जितने भी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर है, मतलब जितने भी हमारे शेयर होल्डर हैं उनसे हम इसका डिवाइड कर देंगे, शेयर होल्डर्स का डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि लेट सपोज कि इतना रुपया EPS का निकल आ रहा है, अर्निंग पर शेयर मान लो सपोज करो 10 रुपये निकल के आ रही है, तो इतने प्रत्येक शेयर होल्डर ने इस साल की अर्निंग करी है सपोज करो। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या EPS ही डिविडेंड है? बताइए, सवाल उठता है कि क्या EPS ही डिविडेंड है? मैं ये कहूँगा कि अगर मान लो यहाँ पे EPS कितना निकला, 10, अगर कंपनी ने 10 रुपये के 10 रुपये पूरे बांट दिए, किसको, शेयर होल्डर्स को, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, EPS हो जाएगा। ठीक है,
बट कंपनी ने क्या किया, ईपीएस जो आया था 10 रुपये, इसमें से 5 रुपये तो उन्होंने 5 रुपये उन्होंने क्या किया, डिविडेंड के रूप में बांट दिए। ठीक है, और 5 रुपयों को उन्होंने क्या किया, रिटेन्ड कर लिया। रिटेन्ड इन द सेंस अपने पास बचा के रख लिया। दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स। ऐसी अर्निंग जो थी तो किसकी, शेयर होल्डर्स की, बट कंपनी ने क्या करा है, उसे अपने पास रिटेन करके रख लिया है। क्यों, ताकि आगे भविष्य में कुछ उन्हें एक्सपेंशन करना है या डाइवर्सिफिकेशन करना है या अपना कुछ काम करना है लाइक, तो उस संदर्भ में कंपनी ये सोचती है कि यार कुछ पैसा बचा के चलो, ताकि हम आगे कंपनी मतलब लाइक हम एक्सपेंड कर सके अपने बिजनेस को। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात चल रही थी कि क्या बात चल रही थी, ये बात चल रही थी कि साहब हम कितना अर्निंग को रिटेन करें, कितना अपने पास रखें, है ना, और कितना डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये किसके डिसीजन मेकिंग में आएगा, कि डिविडेंड डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे अगला डिसीजन मेकिंग क्या करनी है, हाउ टू मैनेज वर्किंग कैपिटल। भाई वर्किंग कैपिटल मैनेज करना भी तो ज़रूरी है। और वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि जो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो ऑपरेट करने के जो खर्चे हैं डेली रूटीन के कंपनी को, वो सब किसके अंडर कवर होंगे, वो वर्किंग कैपिटल डिसीजन मेकिंग के अंडर कवर होंगे। और जी कैसे किस तरीके की डिसीजन मेकिंग होती है जी, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग होती है लाइक, है ना। ठीक है, लाइक वेल्थ ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे वेल्थ ऑफ द कंपनी किसका दे रखा है जी, यहाँ पे एफ बनाते हैं। एफ का मतलब यहाँ पे है तुम्हारा ये सबका कॉम्बिनेशन है। आई से हो गया इन्वेस्टमेंट, एफ से हो गया फाइनेंसिंग, डी से हो गया डिविडेंड, और डब्ल्यू से हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। ये इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो वेल्थ ऑफ द कंपनी देखा जाए तो इस सब का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, की एलिमेंट्स देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। की एलिमेंट्स क्या क्या हैं भाई, प्लानिंग। प्लानिंग इज तो मैनेजमेंट का काम प्लानिंग के बिना हो ही नहीं सकता। फिर एलोकेटिंग रिसोर्सेस, प्लानिंग में के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम फंड्स को रेज करेंगे। फंड को रेज करने के बाद एलोकेट कर देंगे फंड्स को, लाइक एलोकेटिंग रिसोर्सेज। फिर क्या, मैनेजिंग परफॉर्मेंस एंड रिसोर्सेज। भाई मैनेज करेंगे परफॉर्मेंस उस हिसाब से आ रही है नहीं आ रही, रिसोर्सेज को मैनेज करके चलेंगे। और देन फिर हम रिपोर्टिंग कर देंगे। ठीक है, उसी काम का नहीं है वैसे जी, इस तरीके से कोई चीज़ें हैं नहीं लाइक कि अलग अलग बुक्स में या अलग अलग ऑथर इस चीज़ों को और ज़्यादा एलेबोरेट करके भी समझा सकते हैं या बता सकते हैं। जैसा कुछ मतलब लाइक ये नहीं है कि 3 ही पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइक इससे ज़्यादा भी पॉइंट्स बन सकते हैं, की एलिमेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, चलें ऑब्जेक्टिव देख लें। ऑब्जेक्टिव सिलेबस में भी था। तो ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, भाई ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है ना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव था ना, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा है। ठीक है, टू मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मैंने अभी आपको समझाया कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है। ठीक है, उसको भी आपको मैक्सिमाइज करना है। मिनिमाइज कॉस्ट, कॉस्ट को कम से कम करना है। भाई जब कॉस्ट कम होगी तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को कम करना, एक तरीके एक दूसरे के क्या हो गए, कन्वर्स हो गए। ठीक है, टू मैक्सिमाइज मार्केट शेयर, मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करना। मार्केट शेयर इन द सेंस कि मार्केट का जो वैल्यूएशन है, मतलब जो कंपनी का मार्केट में वैल्यूएशन है उसको बढ़ाना। ठीक है, टू मैक्सिमाइज द करेंट वैल्यू ऑफ कंपनी स्टॉक, कंपनी के स्टॉक की जो करेंट वैल्यू है लाइक मार्केट प्राइस आपके स्टॉक का, उसको बढ़ाना। ठीक है, अब ये टर्म्स अपने एक जैसे तो लगते हैं बट इनमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस को हम देखेंगे। ठीक है, अब हम कह सकते हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजर जो भी करेगा वो मैक्सिमाइज करने के लिए करेगा ओनर्स की वेल्थ को, तो हाँ हम कह सकते हैं।
तो अब देखते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जब कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेकर रखेगी तो क्या होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को लेकर रखेगी तो क्या होगा, कॉस्ट मिनिमाइजेशन को रखेगी तो लेके क्या होगा। ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, देखें, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखा कि हमारा क्या उद्देश्य था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब हमने सोचा कि प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करके चलना है, यही हमारा उद्देश्य। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इम्प्लाइज मैक्सिमाइजिंग द रुपी इनकम ऑफ द फर्म। रुपी इनकम ऑफ द फर्म से मतलब क्या है? रुपी इनकम से मतलब ये है कि सेल ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं, मतलब कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी वेग। वेग है ये, मतलब ये लाइक वेग का मतलब होता है अनक्लियर, कुछ भी स्पष्ट रूप से ना होना। तो हमने देखा कि भाई ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब ऑब्जेक्टिव रख दिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो भाई ये प्रॉफिट है क्या? अब कोई कहेंगे भाई कि प्रॉफिट तो पहले डिफाइन करो कि प्रॉफिट है क्या। तो यही चीज़ बहुत अस्पष्ट रही, अस्पष्ट रही, मतलब कि क्या ये हम ग्रॉस प्रॉफिट है, क्या ये नेट प्रॉफिट है? ठीक है ना? तो ये है क्या, ये कौन सा प्रॉफिट है? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? ठीक है, ये है क्या? तो ये चीज़ें कभी स्पष्ट रूप से आई नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हमने कहा कि इसको ऑब्जेक्टिव बनाना एक काफ़ी एक वेग कंसेप्ट है। वेग कंसेप्ट मतलब कि बिल्कुल अनक्लियर, डाउटफुल जैसा। ठीक है, आगे चल। फर्स्टली इट इज़ नॉट क्लियर वाट प्रॉफिट्स आर। सबसे पहली बात है भाई, यही जब क्लियर नहीं होगा कि प्रॉफिट्स हैं क्या, तो हम उसको ऑब्जेक्टिव कैसे मान लेंगे अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? वेदर इट इज़ एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इनकम और अर्निंग पर शेयर। मतलब भाई कि क्या माने इसको? एब्सोल्यूट अमाउंट मान ले कुछ, कि इतनी इनकम मान लिया हमने, अगर इतनी इनकम है, मान लो सपोज करें इतने का प्रॉफिट हो रहा है 10 लेट सपोज, एक एब्सोल्यूट कोई फिगर मान लिया हमने कि 10 लाख का हो रहा है, या इससे ज़्यादा का हो रहा है तो इसको हम प्रॉफिट मानेंगे, और इससे कम का हो रहा है तो नहीं मानेंगे। ठीक है, एक मान लो अपने एक परसेंटेज डिसाइड कर लिया, ऐसा करेंगे नहीं। या फिर ऐसा करेंगे कि ईपीएस के अकॉर्डिंग देखें, जैसा हमने अभी ईपीएस, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर देखें कि भाई इतने की इन्वेस्टमेंट करी थी और इतने की रिटर्न हो रही है तो हमारा जो प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ इसमें डिसाइड नहीं हो पा रही है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स माने या आफ्टर टैक्स माने। ठीक है, तो ये काफ़ी वेग है कि हमें प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ही नहीं पता है कि भाई किस चीज़ को हम मतलब प्रॉफिट मानेंगे। प्रॉफिट तो भाई मतलब लाइक यहाँ पे तो 50 तरीके के प्रॉफिट आ गए, है ना? तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि चीज़ें बिल्कुल एक तरीके से क्लियर होनी चाहिए, और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है कि ये सारी वेग कंसेप्ट है। ऑन द अदर हैंड, इफ इग्नोर द टाइमिंग्स ऑफ द रिटर्न एंड रिस्क एसोसिएटेड विद इट, if profit maximization is adopted as a criteria, then the proposal giving return at very later stage and highly varying amount may be accepted। कहने का मतलब ये है कि अब चलो हमने मान लिया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हमने क्या मान लिया, ऑब्जेक्टिव मान लिया। अगर हम इसमें क्या है कि हम रिटर्न की टाइमिंग को भी इग्नोर कर दें, रिटर्न की टाइमिंग को इग्नोर इन द सेंस, अब मैं बता देता हूँ, जैसे आप सपोज करो कि आज की डेट में आपने सेल करी, अब वो क्रेडिट की सेल है, 60 दिनों का अब तक क्रेडिट पीरियड है, वो आ रहा है, मतलब वो पैसा लौट के आ रहा है 60 दिनों में, 65 दिनों में, 70 दिनों में, है ना? तो क्या हमने बट उसको रिकॉर्ड तो पहले ही कर लिया है सेल को। तो क्या हम इन चीज़ों की टाइमिंग को इग्नोर कर दें कि हमने साल के स्टार्टिंग में कोई सेल करी, है ना, और सेल रिकॉर्ड हो गई, और बट उसका पैसा साल के एट द एंड तक आ रहा है, तो क्या हम उन टाइमिंग को अनदेखा कर दें और प्रॉफिट को मान लें? ठीक है, दूसरी बात ये कह रहा है कि भाई उसके पीछे जो रिस्क एसोसिएटेड है, क्या उसको इग्नोर कर दें? आपने सुना होगा लाइक कि हाइयर इज़ द रिस्क, हाइयर इज़ द रिवॉर्ड। जितनी ज़्यादा रिस्क होगी उतना ज़्यादा रिवॉर्ड होगा, रिवॉर्ड इन द सेंस हाइयर इज़ द प्रॉफिट। ठीक है, तो
अब यहाँ पे क्या है, टोटली हम देखें कि चीज़ें उस हिसाब से इन सब चीज़ों को कहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, अब तो कह रहा है कि भाई कि वही सब चीज़ें कह रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो अगर मान लो बहुत लेटर स्टेज में आपको मिल रहा है तो उसमें भी क्या है, अमाउंट्स क्या है, वेरी कर रहे हैं, तो क्या हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दिस में भी वेरी हार्मफुल। अब वो क्या कह रहा है, ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सिंस हेयर टाइमिंग एंड रिस्क आर नॉट एडजस्टेड। यहाँ पे क्या है, टाइमिंग और रिस्क को एडजस्टेड नहीं किया गया है। या तो सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, लाइक कि इतने महीने तक का ही हम इन सब चीज़ों में कवर करेंगे, इतने तक की आप रिस्क कवर करेंगे। बिसाइड दिस फैक्टर इन मॉडर्न डेज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कंसिडर्ड अ इमोरल। आज के टाइम में देखा जाए मॉडर्न डेज में, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अगर हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मान लें अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो ये इमोरल होगा काफ़ी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने इग्नोर कर दी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। भाई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने आप इग्नोर हो जाएगी ना। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये रह गया कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो आप वो सारे काम करेंगे जिससे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। आप उन अकाउंटिंग पॉलिसीज़, उन कन्वेंशंस को लगाओगे जिससे प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो के दिख रहा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन आप उन मेथडों से चार्ज करोगे जिसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो के आ रहा है। ठीक है, आप जब कॉस्ट को वैल्यू करोगे, जैसे एट द एंड ऑफ पीरियड आप जब स्टॉक को वैल्यू करोगे, स्टॉक वैल्यू कैसे होता है, एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, लीफो फीफो या जो भी मेथड आप लगाओगे अपने स्टॉक वैल्यूएशन में, आप हमेशा उसी चीज़ का यूज़ करोगे जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और आप एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या कर दोगे, आप उसका हवाला दे दोगे, कौन से कंसेप्ट का, कंजर्वेटिज्म का, उसका हवाला दे दोगे। और उसके हिसाब से जब हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होकर मिलेगा, अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम यहाँ पे ग्रैब करेंगे इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और जब इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ग्रैब करेंगे तो वो, अब हम कह सकते हैं ना कि काफ़ी वेग हो गया वो टर्म प्रॉफिट। समझ में आ रहा है आपके ये सब चीज़ें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के हिसाब से चीज़ों करने लगेंगे, तो हमारी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति जो एक कंपनी का दायित्व है, वो हम उन चीज़ों को ख़त्म करते चलेंगे। ठीक है, और हम कहाँ पे बढ़ने लगेंगे, हम अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को करने लगेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। सम आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ एंड ऑब्जेक्शन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आज गिवन बुक, कुछ फेवर में भी हैं, कुछ अपोज भी करते हैं। देखते हैं फेवर में क्या है। रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज, ये बात तो मैं मानता हूँ कि भाई जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका उद्देश्य होता है ना, तो रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे से यूज़ होते हैं। लाइक आप जो चाहते हो कि एक चीज़ भी आपकी, एक रिसोर्सेज भी आपका नेक भी बर्बाद ना हो, ताकि आप कॉस्ट को कम कर सकें और प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकें। इट इज़ एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ फर्म परफॉर्मेंस, भाई फर्म की परफॉर्मेंस का तो अप्रोप्रिएट मैनेज में वो माना ही जाता है। लाइक आप मतलब आप कभी भी ये डिसाइड करते हो ना कि कौन सी फर्म की परफॉर्मेंस कैसी है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप कैसे डिसाइड करते हो कि भाई इसका प्रॉफिट इतना किया है इसने इस साल, है ना। 5 साल के रिजल्ट को देख के, पास परफॉर्मेंस से उसकी कंपेयर करते हैं, या फिर आप क्या करते हो, आप उसकी जो लाइक कॉम्पिटिटिंग फर्म है उनके साथ कंपेयर करते हो। तो परफॉर्मेंस को बेसिस को जज करने के लिए ये सही है, एक अप्रोप्रिएट मेथड। इट सर्व इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी आल्सो, इट सर्व इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी आल्सो, इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी इन द सेंस कि लाइक आज की दुनिया में लाइक हम देखते हैं ना सोसाइटी में क्या है कि प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स पे ज़्यादा इंसान का ध्यान जाता है ना। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। अब ऑब्जेक्शन क्या, इट इज़ बिग, जो मैंने बताया कि प्रॉफिट का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है। इट इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ रिटर्न, टाइमिंग ऑफ रिटर्न को इग्नोर कर रहे हैं। भाई आज हमने कोई सेल करी है, वो साल भर बाद आके मिल रही, तो उस टाइमिंग का क्या, आपने तो माना कि प्रॉफिट हो गया, बट बाकी में वो चीज़ें आपके पास नहीं आई ना। इग्नोर रिस्क, रिस्क को इग्नोर कर दिया आपने।
सपोज करें वो बैड डेट्स हो जाएं वो चीज़ें। इट एज्यूम्स परफेक्ट कंपटीशन। इसमें क्या माना जाता है कि सभी दुनिया में मतलब क्या है कि हम जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है? कोई भी एंट्री कर सकता है मार्केट में, कोई भी जब चाहे एग्जिट कर सकता है, ठीक है। और और क्या मतलब हो सकता है? और ये हो सकता है कि लाइक आप जो सामान बेच रहे हैं वो लगभग एक जैसा है, इसमें किसी की मोनोपोली नहीं है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है? किसी की मोनोपोली नहीं है और सामान जो बेच रहे हैं आप लगभग एक जैसा ही है, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को जब हम एज्यूम करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट कंपटीशन के तरीके से चल रहा, ठीक है। अगला देखें, इन न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज रिगार्डेड एज अनरियलिस्टिक, ठीक है। वेग है, वेग का मतलब ही वो हो गया, डिफ़िकल्ट है, इनअप्रोप्रिएट है और इमोरल है। अगर हम नई बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हमने इस तरीके से बोला है। तो अगर अब आपका क्वेश्चन बनता है कि लाइक अगर क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन आता है कि क्या वो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो अब आप इतना तो श्योर हो गया आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस ऑप्शन को तो आप हटा ही दोगे। आगे देखेंगे ईपीएस वाला और देखते हैं, फिर वाइंड अप कर देंगे इस सेशन को। ईपीएस वाले में क्या है? ईपीएस मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव। अब अगर हमने कहा कि हम ऑब्जेक्टिव मान रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि हमें सिर्फ और सिर्फ ईपीएस को बढ़ाना ही ऑब्जेक्टिव मान के चलेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। मैक्सिमाइजिंग ईपीएस implies that the total earning are retained and reinvested in the business of the firm। अब ईपीएस मैक्सिमाइजेशन का मतलब जैसे मैंने बताया था ना ईपीएस का, कि आपके पास क्या है, आपके पास जो ईपीएस आया है, अर्निंग पर शेयर आई है, अगर हम उसको रिटेन्ड कर लें, दोबारा से अपने धंधे में लग मतलब उसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने पास ही रखें, है ना, रिटेन, और उसको क्या करें, री इन्वेस्ट कर दें बिजनेस में, और उसमें से कुछ भी हम डिस्ट्रीब्यूट ना करें। नो पोर्शन ऑफ द अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर सो लॉन्ग एज द अर्निंग कैन बी री इन्वेस्टेड at a rate of return higher than the opportunity cost of retained earning। कहने का मतलब ये है ईपीएस का यहाँ पे क्या मतलब बताया है इन्होंने, ईपीएस को बढ़ाने का क्या इन्होंने वो दे रखा है। ईपीएस को बढ़ाने का ये है कि मैंने अभी आपको ईपीएस बताया था, तो ईपीएस में क्या है कि जैसे 10 रुपये आए, ठीक है, तो 10 रुपये जो होने तो पैसे शेयर होल्डर्स के चाहिए थे, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो ये उनके लिए क्या बन जाता, डिविडेंड बन जाता, पर हमने इनको क्या किया, रिटेन करके रख लिया, तो ये बन गया आपकी रिटेन अर्निंग। अब हमने इनको क्या किया, दोबारा से 10 रुपये को री इन्वेस्ट किया कंपनी में, ठीक है, री इन्वेस्ट किया, RI मतलब री इन्वेस्ट कर दिया। इसके आगे का दर देखते हैं, तो हमने क्या कर दिया, 10 रुपये को फिर से री इन्वेस्ट कर दिया, जो आप पीछे का मैंने समझा दिया था ना, हाँ। तो अब हम 10 रुपये को री इन्वेस्ट कर देंगे, तो अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें जो इमला सी पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने 10 रुपये को री इन्वेस्ट करवा दिया, तो इससे क्या होगा, हमारा ईपीएस जो है मैक्सिमाइज होगा। अब ये ईपीएस मैक्सिमाइज सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करने से कैसे हो जाएगा, वो इस तरीके से होगा, हमें कुछ कैलकुलेटिव अप्रोच देखनी पड़ेगी ना, वो ऐसे देखेंगे। अगर 10 रुपये हमने मान लो बांट दिए होते तो वो डिविडेंड बन जाते, ठीक है, और डिविडेंड बन जाते तो इन जो शेयर होल्डर्स हुए उस डिविडेंड का कहीं और इन्वेस्टमेंट करते, भाई उनका पैसा है ना, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर। लेट सपोज करो कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं और शेयर होल्डर्स और वहाँ से उनको रिटर्न मिल रहा है लेट सपोज 7%, ठीक है।
अब कंपनी ये कह रही है कि हमने जो 10 रुपये री इन्वेस्ट करें हैं अपने ही धंधे में, है ना, अगर ये सपोज करो 8 रुपये भी कमा के दे रही है, सपोज करो 8% भी दे रही है, मतलब री इन्वेस्ट करने पे, तो कहने का मतलब ये है कि ये इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, मतलब जो शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड मिलता और वो कहीं इन्वेस्ट करता तो उसके को क्या, उसने कितने रुपए कमा लिए होते, 7% उसने कमा लिया होता, ठीक है। बट हमने इस पैसे को अपने ही बिजनेस में लगाया और हमने कितना कमाया, 8% कमाया। तो टोटल जो अर्निंग देखें वो देखें कि जो टोटल जो हमें प्रॉफिट हुआ, लाइक मैक्सिमाइजेशन हुआ, वो 1% का हुआ, ठीक है। यही वो बातें वहाँ पे कह रही है इंग्लिश में, कि क्या कहना चाह रहा है कि हम उस पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे एट अ रिटर्न हायर देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, मतलब उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, जैसे सपोज करो कि शेयर होल्डर्स को वो पैसा मिल गया होता, डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया होता और डिविडेंड को फिर शेयर होल्डर्स ने अपनी मर्जी से कहीं और री इन्वेस्ट किया होता, तो उसको जितना पैसा मिलने वाला था वो नहीं मिला ना। एक अप्रोक्स अगर हम फिगर मान के चलें कि लाइक सपोज करो 7% उसको मिलने वाला था, 7% तो जेन्युइन कहीं ना कहीं मिल जाता है ना। कुछ वो होता है ना रिस्क फ्री रिटर्न, कि भाई आपको 5% 7% तो बिना रिस्क के मिल जाएगा साहब। अब बैंक में भी जब अपना खाता खोलते हैं तो 3% 4% की तो आपको वो मिल जाती है ना सालाना की ब्याज, उसमें कोई रिस्क है क्या, नहीं है ना। रिस्क तब है ना जब आप उस चीज़ को कहीं और इन्वेस्ट करोगे, म्यूचुअल फंड्स में करो, शेयर्स में करो या कहीं और चलो, तो रिस्क बढ़ जाती है, पर वहीं आपकी रिटर्न भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो उनको पड़ रही थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जो वो कमा सकते थे उससे ज़्यादा अगर होगी, अगर हमने अपने ही धंधे में उस पैसे को री इन्वेस्ट किया, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ईपीएस को हमने क्या किया, मैक्सिमाइज कर लिया, ठीक है। चलें, इन्वेस्टर्स लाइक सीनियर सिटीजन लो इनकम ग्रुप पीपल, अब इसके ऑब्जेक्शन क्या है, मतलब लोग इस पर मतलब क्या है, विश्वास नहीं कर रहे और उसके अपोज में है, तो वो क्यों है देखते हैं। इन्वेस्टर लाइक सीनियर सिटीजन लो इनकम ग्रुप पीपल हु प्रेफर करेंट डिविडेंड एज अगेन द फ्यूचर अनसर्टेन कैपिटल गेन वुड नॉट लाइक सच अ पॉलिसी। भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब क्या है कि वो नहीं चाहते कि अपना हमारा जो पैसा है वो री इन्वेस्ट होके मिले, क्यों, क्योंकि भाई कुछ सीनियर सिटीजन है, उनको पता है कि भाई मैं तो ऑलरेडी, मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरे को तो भाई डिविडेंड चाहिए, तो जितना कमा लिया मेरे, मतलब मेरे पैसा लगा के तुमने जितना कमाया वो मेरे को दे दो, ठीक है। या फिर लो इनकम ग्रुप पीपल हैं जिनको भाई कोई ना कोई एक बंधी इनकम चाहिए, जिनकी आमदनी नहीं है, तो वो कहते हैं कि भाई हमें फ्यूचर के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, फ्यूचर में हमारा पैसा लगा के क्या गेन होगा क्या लॉस होगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम इस तरीके की पॉलिसी में विश्वास ही नहीं करते। सही है, कुछ लोगों का ऐसा मानना हो सकता है। दूसरा भैया है कि ईपीएस लैक्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क फैक्टर। भाई ईपीएस में क्या है, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं देखी कि भाई हमने पैसे को री इन्वेस्ट किया तो उसका रेट ऑफ रिटर्न कितने टाइम में आएगा वापस, है। सपोज करो कि शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा जो डिविडेंड का था वो लगाया और 7% उसकी सालाना में मिल रहा है, बट 8% जो कंपनी दे रही है वो 2 साल बाद दे रही है, 1.5 साल बाद दे रही है, मैक्सिमाइज हो रहा है ईपीएस। तो इसमें हमने क्या किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया और रिस्क फैक्टर को भी इग्नोर कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि डूब जाए पैसा, है कि नहीं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमने लगाया और ये इन्वेस्ट किया तो हमें उससे अच्छा ही रिटर्न मिले, कम भी तो मिल सकता है।
Since market value is not a function of EPS, maximum EPS will not result in the highest price of company share. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मार्केट वैल्यू जो है वो ईपीएस का फंक्शन नहीं है ना। और ईपीएस कहीं से भी हाईएस्ट प्राइस आपके कंपनी के शेयर्स में हेल्प नहीं करेगा। अगर हम ईपीएस को बढ़ा देंगे तो कंपनी के शेयर के प्राइस नहीं बढ़ेंगे। सच अ पॉलिसी में नॉट ऑलवेज वर्क एज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और ईपीएस मैक्सिमाइजेशन भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, इसके आगे की चीज़ें हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इन सब चीज़ों को देखते रहिए, शेयर करिए, पढ़िए। और मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जितना पढ़ाऊँगा मतलब सिलेबस के रिलेटेड पढ़ाऊँगा और आपका एक भी क्वेश्चन उसमें से मिस नहीं होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।